हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं क्या क्या है इस करंट अफेयर्स वीडियो में। तो मिस वर्ल्ड 2023 कई साल बाद इंडिया में आयोजन होने वाला है, उस पर बात करेंगे। यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन के लिए जगदीश बाकन को अवार्ड दिया है। बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, ये अवार्ड क्या होता है, देश में कितने ये रिजर्व हैं अवेलेबल, मैप के थ्रू आपको बताएंगे। भारत में दुनिया का सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है, कितना हुआ है, इंपॉर्टेंट आंकड़ा ही है। चलते फिरते अचानक जो लोगों की मौत हो रही है उस पर रिसर्च शुरू हुआ है। और भी कई मुद्दे हैं, जैसे कि जो तूफ़ान है, चक्रवाती तूफ़ान बिपरजॉय, उसने अपना रास्ता बदल दिया है, भारत की ओर मुड़ गया है, उस पर भी बात करेंगे। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन, एक लाइक तो बनता है। क्वेश्चन होगा, मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में होगा? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर मैंने पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में ही, उत्तर होगा भारत, इंडिया। ओके, इससे पहले कब हुआ था इंडिया में यह आयोजन? तो 27 ईयर पहले 1996 में हुआ था। ओके, तो मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की जो सीईओ हैं मिस जूलिया मार्ले, तो उनका कहना है कि इस बार 71st ब्यूटी पेजेंट में 130 देशों की कंटेस्टेंट्स वो शामिल होंगी। और 2023 का जो इवेंट होगा वो भारत के कई शहरों में आयोजित होगा। उत्तर प्रदेश में भी होगा, वाराणसी, आगरा, इन सब जगहों पर भी रैंप का आयोजन किया जाएगा और दूसरे शहरों में भी होगा। ठीक है, अच्छा, ये जो आयोजन है वो 2023 का इवेंट वो यूएई में होना था, लेकिन उसको भारत में शिफ्ट कर दिया गया है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया इसके बारे में। ठीक है, तो 71st ये एडिशन है, नवंबर या दिसंबर में आयोजित हो सकता है इस साल 2023 में। ओके, और फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, तो इसमें मिस वर्ल्ड 2022 है, कौन है? कोरोलिना बिलावस्का, ये, ठीक है, ये 2022 की विजेता है। और मिस इंडिया 2022 है सिनी शेट्टी, ये रही। ओके, तो 2023 का जो इवेंट होगा ना, उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे, इंडिया की ओर से ये प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, 2023 की मिस इंडिया कौन है? तो है नंदिनी गुप्ता। तो नंदिनी गुप्ता जो है ना 2024 वाले इवेंट के लिए पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया की ओर से। और 2023 में 2022 की जो मिस इंडिया है वो कॉन्टेस्ट करेंगी इस बार। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात है, आपके समझने के लिए ज़रूरी है, एक इतना बड़ा इंटरनेशनल आयोजन होने जा रहा है, तो ये सब जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूनेस्को ने किस भारतीय को, किस इंडियन को मिशेल बातिस पुरस्कार 2023 के लिए चुना है? इसमें से क्या आंसर सही है? आंसर होगा जगदीश एस बाकन। ओके, ये रहा फोटोग्राफ इनका, क्या नाम है? जगदीश एस बाकन, जगदीश एस बाकन। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड फिर विस्तार में बात करेंगे इस पर। यूनेस्को ने किस बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के में प्रयास के लिए जगदीश एस बाकन को मिशेल बातिस पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की है? कौन सा है ये? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इससे पहले वाला भी नाम था, जो नाम यहाँ पर आपने देख लिया, जगदीश एस बाकन, तो इसका आंसर होगा मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो जगदीश एस बाकन ये रहे और न्यूज़ ये रहा द हिंदू में। तो जगदीश एस बाकन जो है ना, मन्नार की खाड़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके डायरेक्टर हैं। ओके, और इसके अलावा तमिलनाडु के रामनाथपुरम जो ज़िला है उसके वन्य जीव वार्डन और जिला वन अधिकारी यानी डीएफओ हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर भी हैं। तो उनको यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर यानी MAB उसके तहत ये अवार्ड के लिए चुना गया। पुरस्कार के बारे में जान लीजिए आप। ये बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट के लिए अवार्ड दिया जाता है, 12,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार है, यूनेस्को की ओर से दिया जाता है। और ये अवार्ड डॉक्टर मिशेल बातिस उनकी स्मृति में दिया जाता है, उनकी याद में दिया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं मन्नार की खाड़ी के बारे में समझ लेते हैं और फिर उसके बाद तमाम जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उसके बारे में समझेंगे। क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी जानेंगे। पहले मन्नार की खाड़ी देख लेते हैं, तो मैप के थ्रू समझते हैं, समझ में आएगा। ये प्यारा भारत और यहाँ है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में ही है
ये बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। तो ये कहाँ पर है गल्फ ऑफ मन्नार? तो तमिलनाडु का जो धनुषकोडी है और थूथुकुडी, यानी यहाँ पर है धनुषकोडी, ठीक है, और यहाँ है थूथुकुडी, और ये वाला जो इलाका है ना यहाँ, इसी को कहते हैं मन्नार की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो ये समुद्री क्षेत्र में 21 द्वीप हैं यहीं पर। एक बार द्वीप को भी दिखा देते हैं, ये रहा फोटो, ठीक है, ये मन्नार की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार कहेंगे इसको। तो 21 आइलैंड्स हैं, इसमें से 2 जो हैं वो पहले से जलमग्न हैं और तट से दूर हैं थोड़े थोड़े। ये देख रहे हैं आप, इस तरह के जो वाइट स्पॉट दिख रहे हैं ना, ये सब हैं आइलैंड, और वो वहाँ पर कोरल रीफ्स की एक श्रृंखला है। और इसको 1980 में 1980 में मन्नार समुद्री नेशनल पार्क घोषित किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। और उसके बाद में जब यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व नीति अपनाई, तो उसके बाद इसको अप्लाई किया गया कि ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसको भी मान्यता दी जा सकती है। फिर यूनेस्को ने उसको मान्यता दी बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र है, बायोडाइवर्सिटी है, मैंग्रोव समुद्री घास और कोरल रीफ। अच्छा, डुगोंग एक लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी है, वो भी मुख्य आकर्षण है वहाँ पर, ठीक है। तो ये तो आपने समझा मन्नार की खाड़ी, जो एक इम्पॉर्टेंट बात है एग्जामिनेशन के लिहाज से। ओके, अब ये समझते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, ठीक है। देखिए, आमतौर पर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आप तो जानते ही होंगे। वो किसी एक जीव या उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए बनाए जाते हैं। क्या? नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना वो थोड़ा सा अलग है। इसका उद्देश्य लोगों और नेचर के बीच में बैलेंस का एक रिलेशनशिप रखना है। ये एक ऐसा एरिया होता है जिसका मेन ऑब्जेक्ट सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं होता, बल्कि बैलेंस नेचुरल डेवलपमेंट है। ऐसा एरिया जिसमें ह्यूमन, एनिमल और प्लांट एक बैलेंस अप्रोच के साथ रहें ताकि नेचर डिस्टर्ब ना हो, उसका कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन भी हो सके। मतलब ये हुआ कि नेचर भी सर्वाइव कर सके और ह्यूमन भी वहाँ पर रह सके और डेवलपमेंट भी हो सके। तो यहाँ के जो निवासी हैं, यानी जो जनजातीय ट्राइब्स हैं, जो जंगली एरिया या उस खास जगह पर रहते हैं, वो नेचुरल तरीके से रहते हैं, तो उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। उनको हम विकास के नाम पर ऐसा ना कहें कि आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लो, ओके, और कुछ ऐसे चीज़ें आप कर लो जिससे ध्वनि प्रदूषण ही हो रहा हो। वो जैसे रहते हैं वैसे रहें, लेकिन उसी में वो डेवलप हो पाएँ। वो ये जगह ज़मीन पे भी हो सकता है, तटीय भी हो सकता है यानी समुद्र के किनारे, और समुद्री क्षेत्र में भी हो सकता है, ठीक है। और ये इस तरीके का, मतलब सब लोग रह सकें, सब कुछ जानवर, वन, ये सब। अब ये सवाल है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना वो कौन तय करता है, कौन तय करता है? तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है उस देश की, जिस भी देश में, जैसे भारत है तो वहाँ की सरकार तय करती है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है। तो उसके मानक सरकार अपने ढंग से बनाती है, और उस कुछ मानक जो है ना वो यूनेस्को के जो मैन एंड द बायोस्फीयर है, MAB प्रोग्राम, ये आपको नाम ध्यान में रखना है। क्या है MAB प्रोग्राम? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। तो MAB प्रोग्राम के तहत ये मान्यता दी जाती है यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। यूनेस्को के MAB प्रोग्राम का उद्देश्य यही है, जैसे मैंने पहले बताया, कि लोकल कम्युनिटी के प्रयास और साइंस है यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो सब करना उसके ज़रिए, ठीक है। अब ये कंसेप्ट कहाँ से आया? तो ये विचार आया था 1971 में। ये बायोस्फीयर रिजर्व का यूनेस्को का जो मैन एंड द बायोस्फीयर है MAB प्रोग्राम उसी वक्त तय हुआ था, और उससे ये बात सामने आई थी, ठीक है। और तमाम देश अपने क्षेत्र में बायोस्फीयर रिजर्व एरिया घोषित करते हैं। इसके बाद सरकारें यूनेस्को से MAB प्रोग्राम के लिए रिकमेंड करती हैं, और फिर यूनेस्को अपने मानकों के अनुसार देखता है। फिर वो यूनेस्को अपनी लिस्ट में जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं दुनिया में, उसकी लिस्ट में रखता है। अब कुछ और बातें, इंपॉर्टेंट बात है ये सब, कि बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम है उसका उद्देश्य और फोकस क्या है। तो एक तो है कंजर्वेशन, यानी बायोडाइवर्सिटी हो, कल्चरल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना वहाँ की, ठीक है। दूसरा डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो कल्चरली डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल
सस्टेनेबिलिटी, तो ये सब हो, मतलब ऐसा विकास ना हो जिससे वहाँ की ट्राइब और नेचर को नुकसान हो। आगे लॉजिस्टिक्स, यानी डेवलपमेंट का काम जो है ना, और साइंटिफिक रिसर्च करना, वहाँ के लिए निगरानी, ट्रेनिंग, सपोर्ट करना, ये सब है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो ना इस तरीके के होते हैं, 3 जोन होते हैं। एक कोर एरिया होता है जो कि वहाँ पर कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। दूसरा होता है बफर एरिया, जहाँ ह्यूमन रह सकते हैं लेकिन वहीं के लोग ही रह सकते हैं, मतलब ट्राइब वगैरह ही रह सकते हैं। यहाँ रिसर्च के लिए परमिशन तो होता है। और एक होता है बाहर का एरिया, ट्रांजिशन जोन, वहाँ पर पब्लिक जा सकती है, देख सकती है। ठीक है, तो ये है। अच्छा, ये जो साइड वाला एरिया है, दूसरा वाला, यानी जो बफर जोन है, वहाँ पर पर्यटन वगैरह भी हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता है, कोर एरिया में। ओके, अब सवाल होगा कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? टोटल हैं 18। ये पूरी लिस्ट रही। ठीक है, आप लिस्ट या तो स्क्रीनशॉट ले लें या PDF मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ पर दोनों लैंग्वेज में PDF अवेलेबल है। तो ये सब बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में 18, और जो भी यहाँ हैशटैग लगा हुआ है वो सब यूनेस्को की लिस्ट में है। यूनेस्को की लिस्ट में जो MAB प्रोग्राम है उसमें इंडिया के 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो ये सब आप ध्यान रखना। और अभी जो अवार्ड मिला है वो मन्नार की खाड़ी, या कहें गल्फ ऑफ मन्नार, उसके लिए ये मिला है ये अवार्ड। महत्वपूर्ण बात ये रही, आपको समझ में आ गया होगा, पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो गल्फ ऑफ मन्नार, उसके लिए अवार्ड दिया गया है। ओके, यहाँ पर रहा गल्फ ऑफ मन्नार। मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। ओके, चलें अब आगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, किस देश में वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा रियल टाइम पेमेंट, या कहें डिजिटल पेमेंट, डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए? आंसर होगा इंडिया। ठीक है, कोई भी जो ट्रांजैक्शन है जो कि डिजिटल हो, जैसे UPI, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, तो वो सब रियल टाइम ट्रांजैक्शन कहा जाता है। मतलब कि ये रकम जो है ना तुरंत ट्रांसफ़र हो जाए। तो इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर और इस पर बात करेंगे। वर्ष 2022 में भारत में दुनिया का सबसे ज़्यादा कितनी बार रियल टाइम पेमेंट या डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है? आंसर का इसका 89.5 बिलियन बार। ठीक है, काउंटिंग यहाँ पर बताई जा रही है, यहाँ रुपया नहीं है, ये ध्यान में रखना है आपको, बहुत लोग कन्फ्यूजन में हैं। ठीक है, कितना हुआ? 89,500 करोड़ बार। इसको कन्वर्ट करेंगे बिलियन को, या फिर आप इसको कह सकते हैं 89.5 अरब बार हुआ है ये ट्रांजैक्शन। ओके, अच्छा, इस पर मैं एक कन्फ्यूजन दूर कर देना चाहता हूँ। हुआ ये कि हाँ, ये आप न्यूज़ देखिए द हिंदू का, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 89.5 मिलियन ट्रांजैक्शन, लेकिन मैंने क्या लिखा आंसर में? बिलियन ट्रांजैक्शन। मिलियन और बिलियन बहुत अंतर है। ठीक है, अब हुआ ये, मैं ये दिखा देना चाहता हूँ। PIB नहीं, ये है MyGov जो है ना, MyGov इंडिया वेबसाइट है भारत सरकार की, और ट्विटर हैंडल भी है भारत सरकार का। तो MyGov इंडिया ने ये वाला आंकड़ा पेश कर दिया गलती से, और ये आंकड़ा क्या कर दिया, इसमें सब में मिलियन मिलियन लिखा हुआ है। ठीक है, ये गलत आंकड़ा है, एक्चुअल में ये था बिलियन, ये वाला। अब हुआ ये कि इसको देखकर, चूँकि इस ट्वीट किया MyGov इंडिया ने, यानी सरकार की ओर से, और उसके बाद फिर तमाम अखबारों ने, द हिंदू ने भी उसी को देखकर और ये डेटा जारी किया, और इसमें कोट भी किया कि MyGov इंडिया का डेटा है ये, और इसमें बताया गया कि 89.5 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए। लेकिन उसके बाद फिर हुआ कि भाई भारत में इतनी आबादी है और इतना ही ट्रांजैक्शन होगा, 89.5 मिलियन ट्रांजैक्शन होंगे मात्र। तो फिर जब ट्विटर पर सरकार को ही आलोचना झेलनी पड़ी कि आप गलत बता रहे हो, तब जाकर फिर MyGov इंडिया ने जो करेक्टेड आंसर है, मतलब जो सही वाला डेटा है, वो जारी किया, यानी 89.5 बिलियन बार ये ट्रांजैक्शन हुए। ठीक है, तो ये आप कन्फ्यूजन मत रखना अपने मन में, क्योंकि कई बार गलतियां हो जाती हैं, जानबूझ के तो नहीं की गई। सरकार है, सरकार अपनी ही चीज़ों को गलती
क्यों बताएगी, जानबूझकर। लेकिन ये मिस्टेक कई बार होता है और अखबारों ने भी मिस्टेक किया है, लेकिन अखबार ने अभी तक, तमाम अखबारों ने इसको सुधारा नहीं है। ठीक है, तो कई बार इन चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि मेरे सामने जैसी आई ना खबर कि 89.5 मिलियन, हमने कहा इतना कम कैसे हो सकता है, भारत में इतनी आबादी है 140 करोड़, उसमें से अगर 5% लोग भी डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी यूपीआई भी करते हैं, यूपीआई तो जैसे स्टूडेंट हैं वो तो 5-5 बार एक दिन में कर देते हैं। ठीक है, 5% ना तो 2% भी आबादी अगर यूपीआई कर रहा हो डेली, तो फिर ये तो आंकड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर जो इसका ओरिजिनल डेटा है ना, ओरिजिनल डेटा कहाँ से आया, ये ACI वर्ल्ड वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसी ने ये दुनिया भर का आंकड़ा जो डिजिटल ट्रांजेक्शन का है ना वो जारी किया था। ठीक है, ये इट्स प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम, ये ट्रांजेक्शन का डेटा था। तो इसी के आधार पर ये वाला जो आंकड़ा है वो बना था, और यहाँ पर कोट भी किया हुआ है, कोई भी अगर डेटा जारी होता है तो बताता है कि कहाँ का है ये डेटा, तो ये इसी का है। ठीक है, तो उसका जब ओरिजिनल डेटा पता चला तो ये हुआ। फिर कुछ देर बाद हमने देखा कि जो माई गॉव है इंडिया, माई गॉव इंडिया, उसने करेक्टेड डेटा यहाँ पर जारी कर दिया। ठीक है, तो हो सकता है आपने पढ़ा होगा मिलियन वाला, तो मिलियन वाला बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है, उसको मिटा दीजिए अपनी यादों से, यहाँ बिलियन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे आपका अंक कट सकता है एग्जामिनेशन में। अब देख लेते हैं कि जो रियल टाइम जो पेमेंट हुआ है उसमें कितना हुआ है। तो नंबर 1 इंडिया है। इंडिया में बताया मैंने, ये जो ये फोटोग्राफिक ग्राफिक्स है ना, ये उसी जो ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जो जारी है पूरी रिपोर्ट, उसी में से मैंने निकाला है। तो नंबर 1 है 89.5 बिलियन, इंडिया का स्थान है। सेकेंड स्थान है ब्राज़ील, वहाँ पर हुआ है 29.2 बिलियन ट्रांजेक्शन। यहाँ रुपया डॉलर नहीं बात हो रही है, कितनी बार ट्रांजेक्शन। तीसरे स्थान पर चाइना है 17.6 बिलियन। ओके, चौथे स्थान पर है थाईलैंड 16.5 बिलियन ट्रांजेक्शन, और फिर पाँचवें स्थान पर है साउथ कोरिया 8 बिलियन। ये 2022 की बात हो रही है, और ये 2022 की बात यहाँ फाइनेंशियल ईयर की नहीं हो रही है, ये जनवरी से दिसंबर की बात हो रही है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये रही, समझ चुके होंगे आप पूरी बात। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। उससे पहले आपको बताऊं कि आप मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं 1 ईयर का, ये है, और इसके जरिए आपको PDF मिलता है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट दे सकते हैं इतने तरह के एग्जामिनेशन के लिए। तो वर्तमान में इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, और आने वाले वक्त में टेस्ट सीरीज़ अलग अलग एग्जामिनेशन और इसमें बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो बहुत मामूली सी रकम है, 1 ईयर का मेंबरशिप प्लान मिल रहा है। सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप है, उस पर तमाम सुविधाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लेना। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ष 2022 में भारत में दुनिया का कितना प्रतिशत रियल टाइम पेमेंट यानी डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए हैं। आंसर होगा 46%। पूरी दुनिया का ना 46% इंडिया ने किया। सेकेंड स्थान पर ब्राज़ील है जिसने पूरी दुनिया का 15% किया, 15%। तो माई गॉव इंडिया और ACI वर्ल्ड वाइड, तो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ये है। ओके, अगर सवाल हो कि दुनिया में टोटल कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं रियल टाइम पेमेंट ट्रांजेक्शन, डिजिटल ट्रांजेक्शन, तो 195 बिलियन बार हुए, और इंडिया में उसका 46% यानी 89.5 बिलियन ट्रांजेक्शन, उतनी बार ये ट्रांजेक्शन हुए इंडिया में। ठीक है, दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है। ओके, देखिए ये जो ट्रांजेक्शन इतनी तेज़ी से बढ़ा है ना इंडिया में डिजिटल ट्रांजेक्शन, उसमें बहुत बड़ा और क्रांतिकारी जो कदम है वो है UPI। भारत में रियल टाइम ट्रांजेक्शन बढ़ने की उसका बड़ा कारण है। ठीक है, UPI ने इंस्टेंट ट्रांजेक्शन की सुविधा दी है और इसकी सफलता ने दुनिया को चौंकाया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, आंसर होगा इसका 12 जून को। और 2023 की थीम क्या है। 2023 की थीम है सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम खत्म करो। ठीक है, क्या है, सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। हिंदी में क्या कहेंगे इसके थीम को, सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम खत्म करो।
ठीक है, ये दिवस जो है ना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO उसके द्वारा आयोजित किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से। तो बाल श्रम जो है ना वो बच्चों को एजुकेशन और तमाम जो अवसर हैं उनसे तो वंचित करता ही है, साथ में वो बड़े होते हैं तो उनकी अच्छी आय और रोजगार हासिल करने में भी बाधा डालती है। बाल श्रम बच्चों की मासूमियत, उसके अधिकार, सामान्य जो बचपन है उसको छीन लेता है और काफ़ी गंभीर कठोर परिस्थिति में उनको काम करने को मजबूर होना पड़ता है। ठीक है, तो बाल श्रम एक अपराध है भारत में भी, तो उसी के खिलाफ, बाल श्रम के खिलाफ में ये दिवस है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस और CFO यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट बात है। आंसर होगा रितु कालरा। ठीक है, अभी वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फाइनेंस और ट्रेजरी सहायक उपाध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के विजेता का नाम बताएं। विजेता टीम कौन है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सब लोग क्रिकेट के तो दीवाने होंगे ही। आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और किसको हरा कर ऑस्ट्रेलिया ने जीता है? भारत को। ये कब से कब तक हुआ मैच फाइनल का? 7 से 11 जून 2023 तक हुआ है। इंग्लैंड के ओवल में हुआ यह आयोजन और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 209 रन से हराकर ये जीत हासिल की है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात। और विजेता जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसको 13.2 करोड़ मिले और दूसरे स्थान पर भारतीय टीम को 6.5 करोड़ रुपए मिले हैं। 5 दिनों का ये फाइनल मैच आयोजन हुआ था। भारतीय कप्तान यानी भारतीय टीम के कप्तान हैं रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पैट कमिंस। ठीक है, और इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 9 देशों की टीमें शामिल हुई। मैन ऑफ द मैच किसको मिला? ट्रेविस हेड को मिला, ऑस्ट्रेलिया के हैं वो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलते फिरते अचानक मौत की बढ़ती संख्या के कारणों का पता लगाने के लिए रिसर्च इनमें से कौन कर रहा है? आंसर का ICMR। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, और इसके साथ कई सारे इंस्टीट्यूट भी शामिल हैं, जैसे एम्स है, PGI है और कई सारे देश के जो मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं वो भी शामिल हैं इसमें। लेकिन जो नेतृत्व कर रहा है वो ICMR है, तो उसी के द्वारा ये करवाया जा रहा है स्टडी। आपको पता होगा, आप ये खबर सुनते होंगे कि कोई चलते फिरते उसकी डेथ हो गई, कोई डांस कर रहा है और स्टेज पर ही डेथ हो गई, कोई गा रहा है और अचानक डेथ हो गई। ठीक है, कोई बैठा है और अचानक लुढ़क गया, मौत हो गई। ठीक है, कोई छटपटाहट नहीं, सीधे तुरंत ख़त्म। तो इन सब चीज़ों का पर रिसर्च किया जा रहा है। ठीक है, किन बिंदुओं पर? जिन लोगों की अचानक मौत हो गई उनमें कोविड के कोई लक्षण थे, क्या गंभीर कोविड हुआ था, अस्पताल में भर्ती होने से पहले मतलब टीका लगाया गया था या बाद में भी टीका लगाया गया था, जो वैक्सीन है वो लगाया गया था क्या? ठीक है, तो ये रिसर्च किया जा रहा है और ICMR ने 39 हॉस्पिटल्स का डेटा लिया है और उस पर रिसर्च कर रहा है, पता लगा रहा है कि ये डेथ्स अचानक कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। एक और बात की खास तौर पर 18 से 45 वर्ष के उम्र के जो युवक हैं उन पर विशेष स्टडी हो रही है, अलग से एम्स में भी, मतलब ICMR ही करवा रहा है। ओके, और उसमें ये देखा जा रहा है कि आखिर क्या बात है कि ये डेथ्स हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये सब मंगवाया गया है, इस पर रिसर्च किया जा रहा है। क्या बॉडी पर, अंगों पर क्या प्रभाव हुआ है, ब्लड में क्या हुआ है, ऐसा देखा जा रहा है। वैक्सीन कब लगी थी, तो इन सब चीज़ों को भी देखा जा रहा है। एक सवाल लोगों के मन में है कि क्या वैक्सीन लगने के बाद जो ब्लड क्लॉटिंग है ये सब बढ़े हैं, उसकी वजह से डेथ्स हो रही हैं, सब कुछ इसमें पता लगा जा रहा है। ठीक है, तो ICMR कर रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वो कर रहा है, उसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर राजीव बहल। चलिए आगे बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट मुद्दा है चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के बारे में। तो ये 15 जून तक सौराष्ट्र कच्छ के तटों से संभावना है कि टकरा जाए। ठीक है, इससे पहले मौसम विभाग ने ये कहा था कि ये जो तूफान है वो इंडिया से दूर ही रहेगा। ठीक है, ये इसकी रफ्तार इधर चली जाएगी, लेकिन बिपरजॉय ने अपना रास्ता बदल दिया है और वो इंडिया और पाकिस्तान की ओर मुड़ गया है। ठीक है, तो ये इस तरफ था और बताया जा रहा था कि इधर
चला जाएगा। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में यहीं कहीं टक्कर होगी और उसकी वजह से काफ़ी ख़तरनाक स्थिति बताई जा रही है इसकी। ठीक है, तो अब देखना होगा, उसकी तैयारी चल रही है सरकार की ओर से पूरी, इसके लिए मीटिंग वगैरह सब कुछ शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर एनडीआरएफ खास तौर पर भेजे गए हैं गुजरात के क्षेत्र में। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, इधर महाराष्ट्र, इन सब क्षेत्रों में उसका काफ़ी असर होने की आशंका है। तो तैयारी सरकार की ओर से इस पर चल रही है। 15 तारीख को ये टकराएगा। अब कहाँ पर टक्कर होती है एक्चुअल में, क्योंकि कई बार मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी होती है वो गड़बड़ भी हो जाती है। तो इसको जाना था इधर, लेकिन इसने अपनी रफ्तार इधर कर ली है, इंडिया से टकराने वाला है। ओके, खतरनाक स्थिति। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक डीजी कौन बन गए हैं? आंसर होगा इसका नितिन अग्रवाल। ठीक है, नितिन अग्रवाल को ये जिम्मेदारी दी गई है। ये देख रहे हैं आप फोटोग्राफ, ये भी ध्यान में रखना है आपको। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मेंबरशिप प्लान आप देख सकते हैं। ओके, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक हेल्पलाइन नंबर भी है जो व्हाट्सएप चैट पर होता है। कृपया कॉल मत करिएगा, आप जो भी बातें हैं व्हाट्सएप पर आप मैसेज डाल दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ओके, जो भी समस्याएं आ रही हैं उन सब चीज़ों को। अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। बाय।